नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रेमचंद की कहानी कला इस विषय पर बात करेंगे। आप इस बात से अवगत हैं कि प्रेमचंद को हिंदी का कथा सम्राट कहा जाता है, परंतु उनमें क्या खास बात थी जो उन्हें अन्य कारों से अलग बनाती है? तो यह है उनकी कहानी लिखने की कला। आज की इस वीडियो में हम प्रेमचंद की इसी कहानी कला पर ही बात करेंगे। यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, साथ ही यह आपके एग्ज़ाम के लिए भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए ताकि इससे संबंधित सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। साथ ही हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो के मुख्य बिंदु को समझ लेते हैं। तो इसमें हम लोग मुख्यतः 3 टॉपिक पर बात करेंगे। पहले वर्णीय विषय, अर्थात वे किस किस टॉपिक पर कहानी रचना करते थे। फिर वर्णन कला और चरित्र चित्रण, ये उनका अपना क्या ढंग था वर्णन करने का और किस तरह से वो चरित्र चित्रण करते थे। और देख लेंगे हम लोग उनका भाषा शिल्प और सौंदर्य चेतना। तो इन टॉपिक्स को अगर हम देखते हैं तो प्रेमचंद की कहानी कला पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगी। प्रेमचंद विविध विषय वस्तु, शिल्प तथा कला को केंद्र में रखकर रचना करने वाले पूर्ववर्ती तथा समकालीनों से सर्वथा भिन्न कलाकार थे। पहले के जो रचनाकार थे या फिर उनके समकालीन जो थे उनसे ये भिन्न थे। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के आधार पर विकास तथा परिवर्तन का एक विशाल रास्ता तय किया था। जिस तरह जीवन के अंदर विद्यमान अनेक स्तर और अनुभवों के विभिन्न आयाम होते हैं, ठीक उसी तरह से प्रेमचंद की लिखी हुई कहानियाँ भी जीवन के विभिन्न स्तरों और आयामों को अपने में समेटती हुई हमें नाना प्रकार के अनुभव के सागर में ले जाती है। यद्यपि विषय और घटना रूपों के अनुसार उनकी कहानियों के शिल्प तथा विषय बदलते रहते हैं। इसी आधार पर उनकी पंच परमेश्वर से लेकर कफन तक की कहानियों की श्रृंखला को किसी एक मापदंड में रखकर विश्लेषित नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि पंच परमेश्वर उनकी प्रारंभिक दौर की कहानी है, जबकि कफन ये तो उनकी अंतिम कहानी है। समय के साथ साथ जैसा जैसा उनका अनुभव बढ़ता गया, जैसा जैसा सोच परिपक्व होते गया, उसी तरह से कहानियों की संरचना में भी अंतर आया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी के पूर्ववर्ती ढंग को एक नए सिरे से अस्वीकार करते हुए हिंदी कहानी को एक नितांत मौलिक तरीके से परिवर्तित करने का बीड़ा उठाया। उनके पूर्व की अधिकांश कहानियों और उपन्यासों में प्राय मानवेतर विषयों की ही प्रधानता होती थी, अर्थात भूत प्रेतों पर बात होती थी, परियों की कथा कही जाती थी, अर्थात जो भी बातें हैं वो अधिकतर मानवेतर विषय है, मानव को केंद्र में रखकर नहीं, तथा समाज के उच्च कुलीन वर्गों तथा सामंती शासकों का जीवन तथा उनका आचरण ही कहानी का केंद्रीय विषय हुआ करता था। अर्थात या तो मानवेतर विषयों पर बात होती थी, और अगर मनुष्य की बात होती थी तो कहानी के नायक जो मुख्य रूप से होते थे वो उच्च कुलीन या सामंत शासक ही होते थे। लेकिन प्रेमचंद ने इन सब के विपरीत आम आदमी को प्रतिष्ठित करते हुए इसी आम आदमी के सुख दुख और जीवनचर्या को अपनी कहानी का केंद्रीय विषय बनाया। अर्थात इनके कहानी का जो मुख्य पात्र बने, जो केंद्रीय पात्र बने, वे आम जनता बने। स्वाभाविक रूप से विषय के अनुरूप उनकी भाषा और शिल्प में भी एक विशिष्ट तरह का यथार्थवादी प्रयोग भी देखने को मिलता है, जो उनके पूर्व की कहानियों में विद्यमान नहीं था। उनकी कहानियों के विषय क्योंकि वैविध्यता से भरे हैं, इसीलिए भाषा, शिल्प और विषय की दृष्टि से उनकी कहानियों को किसी एक परिपाटी में बांधकर नहीं देखा जा सकता। उनकी कहानियों के विषयों तथा कथा वस्तु के आधार पर प्रेमचंद की कहानी कला के मूल तत्वों को इस प्रकार से रेखांकित किया जा सकता है।
अर्थात उनके कहानी कला का जो मुख्य बिंदु है उस पर अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले वर्ण्य विषय, अर्थात वे किन किन विषय का वर्णन करते थे। यद्यपि प्रेमचंद को गरीब किसान तथा मजदूर समुदायों से जुड़े हुए कथाकार के रूप में पहचाना जाता है, किंतु वे केवल इन्हीं समुदाय मात्र के कथाकार नहीं हैं, क्योंकि तब हमें इस आधार पर बूढ़ी काकी, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी आदि दर्जनों कहानियों को प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियों की सूची से बाहर करना पड़ेगा, जो कि किसान तथा मजदूर समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अर्थात ये जो कहानियां हैं ये उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण कहानियां हैं, लेकिन ये किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। कहने का अर्थ केवल यह है कि विषय वस्तु की दृष्टि से कृषक समुदाय का व्यापक जीवन प्रेमचंद के केंद्र बिंदु में रहकर सबसे अधिक जगह अवश्य घेरता था, लेकिन फिर भी एक समर्थ और सजग कथाकार के रूप में उनकी सूक्ष्म दृष्टि अपने आसपास के जीवन के साथ साथ ही उसके समाज पर भी बराबर बनी रही। इस प्रकार से वर्ण्य विषय के आधार पर प्रेमचंद ने कृषक, जिस पर सबसे अधिक प्रधानता उन्होंने दिया, नारी, दलित, वेश्या, विधवा आदि की विषय वस्तु के साथ साथ ही सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिवेश को केंद्र में रखकर उन्होंने महत्वपूर्ण कहानियां लिखी। अर्थात उनके कहानी का जो वर्ण्य विषय है वो कृषक, नारी, दलित, वेश्या, विधवा ये सब तो है ही साथ जो भी सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिवेश में जो भी मुद्दे आते हैं सबको केंद्र में रखकर उन्होंने कहानियों की रचना की। बावजूद इसके ये कहना गैर मुनासिब न होगा, चूँकि उनके सभी पात्रों की सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि कमोबेश ग्रामीण परिवेश से ही संबंधित होती थी और कथा के सारे अनुभव देहाती जीवन के दायरे में ही घटते थे। इसीलिए कुछ अपवादों को छोड़कर प्रेमचंद को कृषक जीवन का कथाकार कहना कहीं से भी गलत प्रतीत नहीं होता। अर्थात वो मूल रूप से कृषक जीवन के वर्णन करने वाले ही कथाकार थे। अब हम लोग जान लेते हैं अगला टॉपिक, वर्णन कला और चरित्र चित्रण। अपनी रचनाओं के आधार पर प्रेमचंद वर्णन कला में माहिर कलाकार माने जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रत्येक कहानी एक नए रूप से प्रारंभ होती है। उनके शिल्प में किसी प्रकार का दोहराव परिलक्षित नहीं होता, रिपीटेशन आप नहीं देखेंगे। हर कहानी लगता है कि अलग तरह से ही शुरू हो रहा है। उदाहरण के तौर पर जैसे गुल्ली डंडा नामक कहानी है, तो इसका प्रारंभ जहाँ निबंध रूप में होता है, तो वहीं मुक्ति मार्ग का प्रारंभ व्यंग बाणों से होता है और इनमें विद्यमान एक प्रकार का ग्रामीण ठेठपन भी अधिकांश कहानियों में एक नया कथा रस पैदा करता है, जो भीतर ही भीतर बहता हुआ किस्सा गोई का स्वरूप भी प्रेमचंद की कहानियों को पठनीय बनाने के साथ ही अपनी कथा परंपरा की भी याद दिलाता है। प्रेमचंद की वर्णन कला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जिस चीज का वर्णन अपनी रचना में वे करते हैं, पाठक को बड़ी सहजता से उन चीज़ों को आत्मा में उतार देते हैं। अर्थात जो भी आप पढ़ेंगे एकदम आपका मन में बैठ जाएगा, इस तरह से वे लिखते थे। इसीलिए प्रेमचंद ऐसे महत्वपूर्ण कथाकार हैं जिन्होंने परंपरागत ग्रामीण किस्से कहानियों से भी कहानी लिखने का विशेष गुण सीखा है। और एक खास बात यह भी है कि किस्सा गोई शैली से युक्त होकर भी उनकी कहानियों में कहीं भी अनावश्यक विस्तार की संभावना दिखाई नहीं देती है और इसके साथ ही व्यंग की मारक धार भी उनके यहाँ हर स्थान पर मौजूद होते हैं। प्रेमचंद की कहानियों के पढ़ने से आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये सारी बातें उनकी कहानियों पर एकदम फिट बैठता है। प्रेमचंद अपनी रचनाओं की विषय वस्तु के रूप में चरित्र चित्रण को केंद्र में रखते हैं, इसीलिए पाठकों का मन भी चरित्र चित्रण की बारीकियों में खो जाता है। प्रेमचंद की कहानियों में प्राय सनसनीखेज घटनाओं का अभाव मिलता है, वो यथार्थ पर ही बात करना पसंद करते हैं।
अब हम लोग उनका भाषा शिल्प और सौंदर्य चेतना इसको देख लेंगे। भाषा में विद्यमान सरलता प्रेमचंद की रचना शिल्प की महत्वपूर्ण विशेषता, जिसके अंतर्गत भाषा व्यंजक होते हुए भी सरस व सरल प्रतीत होती है। अतः सरलता ही उनकी भाषा की प्रमुख विशिष्टता है। प्रेमचंद की कहानियों में भाषा की सरलता तथा उसका कमाल जगह जगह देखने को मिलता है। अतः उनकी भाषा सहज सरल होते हुए भी काव्यमयी, प्रवाहमयी तथा पारदर्शी है, बिल्कुल बहते हुए पानी की तरह एकदम स्वच्छ और निर्मल। आप देखेंगे कि बहुत सारे रचनाकार हैं जिनके कहानियों को, रचनाओं को पढ़ते समय बहुत सारे शब्द समझ में नहीं आते हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगता है कि किस तरह से है, लेकिन जब प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ते हैं तो सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में भी आती है और सबसे कनेक्ट हो पाते हैं हम लोग। उनकी भाषा में सरलता का यह कमाल अनुभवों की गहराई से आया है। अतः यह सरल भाषा उनके अनुभवों से निर्मित वह भाषा है जो उनके शिल्प को अत्यधिक मनोरंजक व सरस बनाती है। प्रेमचंद की रचनाओं का कथा शिल्प विविधताओं से युक्त है। उसमें कथा वस्तु की अनेक प्रविधियों जैसे किस्सा गोई, निबंध, एकालाप, संवाद तथा क्रियाकलाप की शैलियाँ विद्यमान है। अर्थात आपको विभिन्न तरह की शैलियाँ देखने को मिल जाएंगी। प्रेमचंद अपनी रचना में विषय वस्तु तथा उद्देश्य के अनुरूप ही उसकी शैली का चुनाव करते हैं और अनेक बार वे कहानियों में स्वयं भी उपस्थित होकर कथा सूत्र को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। प्रेमचंद का अनुभव संसार सदैव गतिशील और परिवर्तनशील रहा है, इसीलिए उनकी एक पूर्ववर्ती धारणा अनुभव के नवीन प्रकाश में आकर एक नया रूप धारण करती है। इसी कारण उनकी प्रत्येक कहानी एक नए अनुभव को उजागर करती है। उदाहरण के लिए पंच परमेश्वर, जो कि उनकी प्रारंभिक दौर की रचना है, तो उस कहानी के समय तक प्रेमचंद को पंचायत तथा उनके निर्णय पर पूर्ण आस्था थी। आप इस कहानी को पढ़े भी होंगे तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से अलगू चौधरी और जुम्मन शेख जो दोनों दोस्त है, तो किस तरह से पंचायत में उन दोनों के बीच का समस्या का समाधान बहुत अच्छे से कर दिया जाता है। तो अर्थात उनको उस समय तक पंचायत तथा उनके निर्णयों पर पूर्ण आस्था थी, किंतु बाद में अनुभवों ने उनकी इस आस्था को खंडित किया। इसीलिए मृतक भोज जैसी कहानी तक आते आते पंचायत के प्रति उनकी आस्था पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए शिल्प की दृष्टि से प्रेमचंद की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती कहानियों में काफ़ी अंतर आ जाता है। इसी कारण कहानियों का शिल्प क्रमशः आदर्शवाद से यथार्थवाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो उनकी जो प्रारंभिक दौर की कहानियाँ थी तो प्राय वो आदर्शवादी कहानियाँ थी, लेकिन बाद में यथार्थवादी कहानियाँ बन गई। अर्थात जो वास्तविकता है, जो फैक्ट है समाज का, वो उसी को दिखाना ज़्यादा पसंद किए। जहाँ उनके पूर्ववर्ती कहानियों में घटना बहुलता तथा आकस्मिक घटनाएं ज़्यादा विद्यमान है, तो समकालीन कहानियों में इस प्रकार की घटनात्मकता का स्थान मानवीय अंतर्वृत्तियों का अंकन ले लेता है तथा इसी आधार पर मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करना उनकी कहानियों की मुख्य विशेषता भी रही है। प्रेमचंद ने अपने चरित्रों को केवल अच्छा अथवा केवल बुरा चित्रित नहीं किया था, क्योंकि वे यह मानते थे कि बुरा आदमी भी बिल्कुल ही बुरा नहीं होता, उसमें भी कहीं ना कहीं देवता अवश्य छिपा होता है। और यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी है, अर्थात हर आदमी में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई जरूर होता है। इस मनोवैज्ञानिक सत्य को दिखाई देना ही आख्यायिका के रूप में कहानी का काम है। इसीलिए प्रेमचंद कहानी विधा को जीवन के अनुभवों को व्यक्त करने वाली एक महत्वपूर्ण विधा मानते थे। प्रेमचंद की विशिष्टता इस बात में है कि उन्होंने कला के नए सौंदर्य बोध को प्रस्तावित करते हुए भी
परंपरागत सुंदरता की कसौटी को बदलने का आग्रह किया है। इसीलिए प्रेमचंद कहते भी हैं कि कला को सामंती विलासिता की बंधी बंधाई कसौटी से बाहर निकालकर गांव की गरीब बस्तियों और झोपड़ों तक ले जाना पड़ेगा। प्रेमचंद इसी कारण सुंदर कपोलों और रंगे होठों वाली स्त्री में सौंदर्य को देखने की अपेक्षा मुरझाए होठों और कुम्हलाए गालों पर वास्तविक सौंदर्य को देखने का प्रस्ताव करते हुए यह मानते हैं कि जो केवल बाह्य आकार और रूप पर मुग्ध है वे मात्र स्थूल दृष्टि रखते हैं। इसीलिए प्रेमचंद कहते हैं कि ऐसे संघर्षशील स्त्रियों का हृदय सुंदर है, जहाँ त्याग है, श्रद्धा है, कष्ट सहिष्णुता है, वहीं सौंदर्य है। सौंदर्य रूप में नहीं, इन मानवीय गुणों में है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।